नमस्कार दोस्तों, लॉ गिक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग एविडेंस एक्ट के प्रिलिमिनरी सेक्शंस को देखेंगे। सबसे पहला सेक्शन है व्हाट इज कोर्ट और दूसरा डेफिनेशन है व्हाट इज फैक्ट। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले एविडेंस एक्ट का इंट्रोडक्शन। डेट ऑफ एनेक्टमेंट 15th March 1872। डेट ऑफ एनफोर्समेंट 1st September 1872। टोटल सेक्शंस 167। टोटल चैप्टर 11 चैप्टर्स, 3 पार्ट्स एंड शेड्यूल हैज़ बीन रिपील्ड। अगर आपसे एग्जामिनर ये सवाल पूछ ले कि एविडेंस एक्ट ये सब्जेक्टिव लॉ है या प्रोसीजरल लॉ है, तो प्राइमरीली एविडेंस एक्ट एक प्रोसीजरल लॉ है, क्योंकि ये हमें एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, ये सारी प्रोसीजर्स बताता है। लेकिन इसके अंदर सेवरल सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन किए गए हैं, इसलिए दिस इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ बट प्राइमरीली अ प्रोसीजरल लॉ। तो इसके बाद में एविडेंस एक्ट का एक कॉमन इंट्रोडक्शन आप याद रखना। इन केस अगर आपको एविडेंस एक्ट का कोई भी सवाल नहीं आता तो यू कैन राइट दिस कॉमन इंट्रोडक्शन एंड गेट सम मार्क्स। सो कॉमन इंट्रोडक्शन है, दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872. It extends to the whole of India after the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019. This act is applicable to all judicial proceedings, both civil and criminal, before any court. Court martials except those under Army Act, Navy Act or the Air Force Act. This act is not applicable to affidavits presented before any court or court officer, arbitration proceedings and court martial of the Indian Armed Forces. अभी हम लोग इस स्लाइड को हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, ये जो एक्ट है वो सारे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के लिए एप्लीकेबल रहेगा। अब सिविल और क्रिमिनल बिफोर एनी कोर्ट, यहां पर कोर्ट का मतलब ट्रिब्यूनल छोड़ के बाकी सारी चीजें, इनका मतलब है कोर्ट। मतलब सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट, ऐसा कोई भी कोर्ट या फिर ऐसा कोई भी ऑफिसर जिसे लॉ ने यह अथॉरिटी दी है कि आप एक एविडेंस ले सकते हो, इन्हें कोर्ट कहा जाता है, जो कि हम लोग आने वाले सेक्शन में समझेंगे। लेकिन किसी भी कोर्ट के सामने ट्रिब्यूनल छोड़ के, यहां पर ट्रिब्यूनल का मतलब है आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल को छोड़ के बाकी सारी चीजें, इनके ऊपर इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल है। और कोर्ट मार्शल, जो आर्म्ड फोर्सेस के कोर्ट मार्शल्स है वो छोड़कर बाकी जो कोर्ट मार्शल्स है उसके ऊपर भी ये एक्ट एप्लीकेबल रहेगा। एंड दिस एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू एफिडेविट्स प्रेजेंटेड। मतलब एफिडेविट का मतलब एविडेंस नहीं होता। मतलब अगर आपने कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर कोई एफिडेविट फाइल किया, देन दैट इज योर स्वोन स्टेटमेंट, दिस इज नॉट एन एविडेंस। आप कोई चीज एस्टैब्लिश नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ अपनी बातें रिटर्न फॉर्म में स्वोन करके, मतलब शपथ लेकर रख रहे हो। दिस इज नॉट एन एविडेंस। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स, यहां पर आर्बिट्रेशन का मतलब है आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये सारी चीजें कोर्ट के बाहर होती है, आउट ऑफ कोर्ट कहते हैं, इसीलिए एविडेंस एक्ट इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं रहेगा। एंड कोर्ट मार्शल ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस, जाहिर सी बात है इंडियन आर्म फोर्सेस के जितने भी एक्ट है वो उनके कोर्ट मार्शल्स को गवर्न करते हैं। अभी हम लोग आगे देखते हैं व्हाट इज कोर्ट। कोर्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन्स एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स, कॉमा लीगली ऑथोराइज्ड टू टेक एविडेंस। यहां पर कॉमा पर ध्यान रखो। कोर्ट का डेफिनेशन है, कोर्ट के अंदर जजेस, मैजिस्ट्रेट और ऐसे लोग जिन्हें लीगली ऑथोराइज किया है दैट यू कैन टेक एविडेंस, ऐसे लोग शामिल है। लेकिन कोर्ट के अंदर आर्बिट्रेटर्स शामिल नहीं रहेंगे। जजेस आप सभी जानते हैं, मैजिस्ट्रेट भी आप सभी जानते हैं, पर्सन्स हु आर लीगली ऑथोराइज टू टेक एविडेंस। इसके एग्जाम्पल देख लो, स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सब डिविजनल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, या फिर आप कोऑपरेटिव सेक्टर में अगर जाएंगे तो कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार, डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार, ये सभी लोगों को कोर्ट माना गया है बाय एन एग्जिस्टिंग एक्ट और अ स्टैच्यूट। तो इसीलिए ये कोर्ट माने जाएंगे और गिने जाएंगे और इनके ऊपर इंडियन एविडेंस एक्ट लागू रहेगा। इसके अलावा
आर्बिट्रेटर्स यानी जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने वाले या फिर अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करने वाले लोग हैं, उनको कोर्ट की श्रेणी में नहीं रखा गया है। अभी हम लोग अगली डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगला डेफिनेशन है व्हाट इज फैक्ट। ये बेयरक का डेफिनेशन है, आप एग्जाम में इसे जरूर लिखना। फिलहाल मैं आपको अपना वाला वर्जन एक्सप्लेन करता हूं। फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स एनीथिंग, state of things or relation of things which is capable of being pursued by senses is known as a fact. Even mental condition of a person is known as a fact. अब फैक्ट क्या चीज़ें हैं, इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। इमेजिन करिए मुंबई में एक ताज होटल नाम की बहुत ही फेमस जगह है। वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एक मर्डर हो चुका है और मिस्टर ए वहाँ का सस्पेक्ट है। तो ताज होटल में फर्स्ट फ्लोर पे हुआ मर्डर, यह है फैक्ट इन इशू। मिस्टर ए अक्यूज्ड है। तो यहां पर फैक्ट का मतलब क्या है? एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग। एनीथिंग मतलब जो मर्डर, जिस चीज से मर्डर हुआ है। इमेजिन करिए ये चाकू से हुआ है, तो चाकू एक क्राइम सीन के ऊपर पड़ा हुआ हथियार है या फिर एक चीज है, तो वो एक फैक्ट है। इसके बाद में स्टेट ऑफ थिंग्स। स्टेट ऑफ थिंग मतलब चीजों की अवस्था, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इंसान के शरीर से निकला हुआ खून, वहाँ की हवा, वहाँ का वातावरण, ये सारी भी चीज़ें फैक्ट के अंदर शामिल हो जाएगी। यानी कुछ अगर पेक्यूलियर चीज़ हो जाती है तो वो सारी चीज़ें शामिल हो जाएंगी। रिलेशन ऑफ थिंग्स। रिलेशन ऑफ थिंग मतलब दो फैक्ट एक दूसरे से रिलेटेड है। अब दूसरा फैक्ट क्या हो गया? इमेजिन करिए जो मिस्टर ए है, जो कि सस्पेक्ट है या फिर अक्यूज्ड है, वो जिस कमरे में मर्डर हुआ था उसके बगल वाले कमरे में एक हफ्ते से रह रहा है। ये एक फैक्ट है। तो ये फैक्ट और बाजू वाले कमरे में मर्डर हुआ है, ये दोनों इंटर रिलेटेड फैक्ट है और ये चीजें एक रिलेशन ऑफ थिंग्स इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करती है या फिर इस पार्ट को एक्सप्लेन करती है, विच इज केपेबल ऑफ बीइंग परस्यूड बाय सेंसेस। अब मिस्टर ए बगल वाले कमरे में एक हफ्ते से रह रहा है, ये एस्टेब्लिश कैसे हो गया? तो जाहिर सी बात है मिस्टर ए बगल वाले कमरे में एक हफ्ते से रह रहा है, ये वेटर ने देखा, हाउसकीपर ने देखा और बाकी जो लोग आते हैं, रिसेप्शनिस्ट ने देखा। तो इन लोगों ने आई विटनेस, मतलब दे वेर द आई विटनेस। इसके बाद में जो बिल का रिसिप्ट है, दिस इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो ये सारी चीजें रिलेशन ऑफ थिंग्स में आती है एंड केपेबल ऑफ बीइंग परस्यूड बाय सेंसेस के अंदर गिनी जाती है। तो ये सारी चीजें फैक्ट के अंदर गिनी जाएंगी। कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर यानी अदालत के अंदर सिर्फ रिलेवेंट और एडमिजिबल फैक्ट ही प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। अब फैक्ट का मतलब क्या? फैक्ट बहुत ही लंबा होता है, मतलब फैक्ट का जो दायरा है वो बहुत ही वास्ट होता है। मतलब इमेजिन करिए जो मर्डर है वो संडे को हुआ था 12 बजे, दिस इज अ रिलेवेंट फैक्ट। लेकिन वहां पर मौसम खुशनुमा था, हवाएं झरझर चल रही थी, पंछी खिलखिला रहे थे, मतलब दिन बहुत ही सुहाना चल रहा था। इवन दो दे आर द फैक्ट, इवन दो दे आर रिलेटेड फैक्ट, बट दे आर नॉट एडमिजिबल फैक्ट्स। इवन मेंटल कंडीशन ऑफ अ पर्सन इज नोन एज अ फैक्ट। अब मेंटल कंडीशन ऑफ अ पर्सन, इसे मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा? इमेजिन करिए जिस कमरे में मर्डर हुआ है उसके बगल वाले कमरे में, मतलब एक बाजू में तो मिस्टर ए रह रहा है और दूसरी बाजू में मिस्टर बी है जो कि एक अंधा है, और उसने चीख सुनी और उसे अनकंफर्टेबल महसूस हुआ। तो उसने ये बयान दिया कि मैंने पर्सनली ये चीख सुनी और मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस हुआ। तो मिस्टर बी यानी जो अंधा है, उसे जो अनकंफर्टेबल महसूस होना है, दिस वाज हिज मेंटल कंडीशन, दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द फैक्ट। A human being has 5 sensory organs, hence anything which is experienced by a person is a fact. Even intangible things having a certain market value and which are recognized by the world at large are included in the fact. Example, reputation, goodwill and intellectual property. मतलब इनटेंजिबल चीजों को भी फैक्ट के अंदर गिना जाता है, जिनकी एक मार्केट वैल्यू होनी चाहिए और दुनिया ने, मतलब वर्ल्ड एट लार्ज ने उस पर्टिकुलर चीज को एक्नॉलेज करना चाहिए। यहाँ पर रेपुटेशन मतलब एक इंसान की इज्जत, गुडविल इज्जत का ही दूसरा कानूनी नाम, थोड़ा सा रिफाइंड नाम। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब कोई इंसान अगर मेहनत करके कोई चीज़ बनाता है तो उसका पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट या फिर जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये सारी चीज़ों को कहा जाएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब टाइप्स ऑफ फैक्ट कौन से हैं?
फिजिकल फैक्ट, एनीथिंग विच इज एक्सपीरियंस बाय अ पर्सन इज अ फिजिकल फैक्ट, मतलब जिसे टच किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, तो उसे कहा जाएगा फिजिकल फैक्ट। मतलब यहां पर उस हाउसकीपर ने, मतलब जहां पर मर्डर हुआ है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, फिजिकल फैक्ट मतलब पर्सनली उस हाउसकीपर ने, स्टाफ ने, रिसेप्शनिस्ट ने देखा कि मिस्टर ए जिस कमरे में मर्डर हुआ है उसके बगल वाले कमरे में एक हफ्ते से रह रहा है और उसका जो कंडक्ट है वो सस्पिशियस है। दे फिजिकली सॉ हिम, दे पर्सनली फेल्ट हिज प्रेजेंस, दिस इज फिजिकल फैक्ट। और साइकोलॉजिकल फैक्ट क्या है, वो जो दूसरे बगल में, मतलब दूसरे वाले जो कमरे में जो अंधा था उसे अनकंफर्टेबल महसूस हुआ, दिस इज अ साइकोलॉजिकल फैक्ट। इसके अलावा इमेजिन करिए एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है या फिर गुडविल का डिस्प्यूट है, तो उसमें गुडविल का जो मार्केट वैल्यू है, दिस इज ऑल्सो अ साइकोलॉजिकल फैक्ट। इवन दो इट एग्जिस्ट, लेकिन वो सामने वाले के दिमाग में है। मतलब एक इंसान का गुडविल या फिर एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसका वैल्यूएशन कितना होगा ये हम लोग कैसे मानेंगे? तो सामने वाला या फिर एक मार्केट एट लार्ज उस चीज को कितना वैल्यू करती है, कितना वैल्यूएशन करती है, इसके ऊपर वो साइकोलॉजिकल चीज की डिपेंडेंसी या फिर वैल्यूएशन डिपेंड करता है। सो इनटेंजिबल थिंग्स हैविंग अ सर्टेन मार्केट वैल्यू आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। इसके अलावा फैक्टम प्रोबंडम यानी प्रिंसिपल फैक्ट, a fact which is needed to be proved in order to solve the principal issue framed by the court is known as principal fact और factum probandum। इसके ऊपर MCQ निकल कर आ सकता है। तो हमने जो एग्जाम्पल दिया था कि ताज होटल के फर्स्ट फ्लोर में मर्डर हुआ है, तो मर्डर हुआ है, लेकिन क्या मिस्टर ए ने, जो कि अक्यूज्ड है, उसने वो मर्डर किया है, ये है फैक्ट इन इशू या फिर फैक्टम प्रोबंडम। एंड फैक्टम प्रोबेंस यानी एविडेंशियरी फैक्ट, facts which although not prove the principal issue but are still relevant and admissible for the case are known as evidentiary fact और factum probans। मतलब अंधा, हाउसकीपर, जो स्टाफ है, इन सभी ने फिजिकली तो देखा नहीं कि मिस्टर ए अपने हाथ में चाकू लेके गया बगल वाले कमरे में और उसने मर्डर किया, लेकिन मिस्टर ए एक हफ्ते से उस होटल में रह रहा है, बगल वाले कमरे में रह रहा है, उसका कंडक्ट सस्पिशियस है। दीज आर द रिलेवेंट फैक्ट्स, दीज आर द एडमिसिबल फैक्ट, और वो फैक्ट इन इशू को प्रूव करने में हेल्पफुल साबित हो रहे हैं, इसीलिए उन्हें कहा जाएगा एविडेंशियरी फैक्ट्स। यहां पर मैंने एक डायग्राम बनाया है, इससे आपको फैक्ट का दायरा मौजूद रहे, मतलब पता चलेगा। यहां पर फैक्ट इन इशू क्या है, ताज होटल के फर्स्ट फ्लोर में मर्डर हुआ है और मिस्टर ए ने ये मर्डर किया है, क्या ये चीज है फैक्ट इन इशू। यहां पर प्रिंसिपल फैक्ट क्या है, मर्डर हुआ है उसकी लाश। इसके बाद में एविडेंशियरी फैक्ट विच आर रिलेवेंट एंड एडमिसिबल क्या है, अगर किसी ने देखा होगा कि मिस्टर ए चाकू लेकर गया या फिर कोई सीसीटीवी फुटेज होगा जो कि यह दिखा रहा है कि इट वॉज मिस्टर ए हु वेंट इनसाइड द रूम और उसने मर्डर किया, तो ये एविडेंशियरी फैक्ट है जो कि रिलेवेंट एंड एडमिसिबल है। इसके बाद में रिलेवेंट बट इनएडमिसिबल फैक्ट, रिलेवेंट बट इनएडमिसिबल फैक्ट मतलब वो चीज़ जो है वो संडे को हुआ था, मौसम खुशनुमा था, थिएटर में कोई पिक्चर चल रहा था, बहुत लोग हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे, बगल वाले कमरे में एक पार्टी चल रही थी। इवन दो दीज आर रिलेटेड टू द फैक्ट बट दे आर नॉट रिलेवेंट एंड एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब जिस दिन मर्डर हुआ उसी दिन ये सारी चीजें चल रही थी साइमल्टेनियसली, बट दे आर नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, इसीलिए वो फैक्ट रिलेवेंट एंड एडमिसिबल फैक्ट है, रिलेवेंट बट इनएडमिसिबल फैक्ट है, माफ कीजिए। एंड फैक्ट मतलब ऐसी कोई भी चीज जो उस दिन हुई थी, मतलब उस दिन मान लीजिए गुरु नानक जयंती थी या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती थी या फिर दिवाली थी, क्रिसमस थी, ईद थी, ये सारी चीजें इररिलेवेंट फैक्ट है लेकिन फैक्ट है। तो इससे आपको फैक्ट का पूरा जो दायरा है वो समझ में आएगा। कोर्ट ऑफ लॉ को सिर्फ फैक्ट इन इशू का जवाब चाहिए जिसके जरिए वो प्रिंसिपल फैक्ट बनाती है, और इस प्रिंसिपल फैक्ट को प्रूव करने में जो भी चीज़ें हेल्पफुल मानी जाती है यानी रिलेवेंट और एडमिसिबल मानी जाती है उन्हें एविडेंशियरी फैक्ट कहा जाता है। इसके अलावा कई और फैक्ट होते हैं जो रिलेवेंट तो होते हैं लेकिन इनएडमिसिबल होते हैं, और बाकी सारे फैक्ट
इररिलेवेंट होते हैं, तो ये पूरा फैक्ट का दायरा है। आप इसे समझ लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर हो सके तो एग्जाम में ये डायग्राम बनाकर आना, आपको काफ़ी आसानी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।